नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक रुद्रा भूमि आयोग आईएएस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसमें अभी तक हमने 2 सीरीज कंप्लीट किया है। फर्स्ट सीरीज में हमने देखा था कि कुल मिलाकर के 6 लाख करोड़ रुपए का जो बजट था वो जारी किया गया था। उसका डिस्कशन, उसका रिवीजन हम कल तक कर चुके हैं। कल हमने देखा था कि जो दूसरी किस्त थी वो कुल 3.16 यानी कि 3.16 लाख करोड़ रुपए का किस्त जारी किया गया था। तो जो कल किस्त जारी की गई थी उसमें कुल 9 योजनाओं को शामिल किया गया था। इसमें प्रवासी योजना, प्रवासियों के लिए 3 योजनाएं थी। मुद्रा बैंकिंग संबंधी 2 योजनाएं थी। छोटे और सीमांत किसानों से रिलेटेड भी 2 योजनाएं थी। एक योजना मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को आवास देने के लिए थी और एक योजना आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार को लेकर थी। तो हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के सीरीज 3 यानी कि पार्ट 3 को पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि वित्त मंत्रालय ने क्या ग्रांट जारी किया, किन किन क्षेत्रों को प्रावधानित किया गया है। तो कल हम जो पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि प्रवासियों के लिए 3 क्षेत्रों की बात की गई। पहला क्या था कि जो प्रवासी हमारे हैं उनके लिए 2 महीने तक, जो भी प्रवासी या गरीब श्रमिक हैं उनके लिए 2 महीने तक बिना किसी राशन कार्ड के, बिना किसी पहचान पत्र के आपको अनाज मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 किलो अनाज मिलेगा और ये 1 किलो चना मिलेगा। 5 किलो अनाज जो है, अनाज के मिलने का जो क्राइटेरिया वो है कि प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलेगा, और जो चना है वो 1 किलो प्रति व्यक्ति, 1 किलो प्रति परिवार प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। फिर दूसरा ये था कि 1 नेशन 1 कार्ड की बात हमने कहा था। 1 नेशन 1 कार्ड का मतलब है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड। राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया जाएगा। पोर्टेबल का मतलब है कि जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहीं आपका राशन कार्ड के आधार पर आपको सस्ते और मुफ्त अनाज मिलेंगे। पहले क्या था या अभी तक क्या है कि जो राशन कार्ड हमारा वो पोर्टेबल नहीं है। वो अभी हम जहां मूल निवास स्थान है वहीं वैलिड होता है। हम दूसरे जगह जब काम करने जाते हैं तो वहां हमारा राशन कार्ड वैलिड नहीं होता है। इस प्रकार सरकार द्वारा चलाई गई जो सार्वजनिक कल्याण की योजनाएं हैं उनसे हम वंचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों के लिए एक सहायता के रूप में ये जारी किया गया है और 23 राज्यों को आपके अगस्त 2020 तक शामिल कर लिया जाना है। 100% जो पोर्टेबिलिटी है उस 100% पोर्टेबिलिटी को हमें मार्च 2021 तक पूरा कर लेना है। तीसरी योजना इन प्रवासी श्रमिकों के लिए सस्ते आवास की थी। तो निजी और सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं मिलकर पीपीपी मॉडल के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण करेंगी, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वित्त मंत्रालय केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा और उससे जो हमारे श्रमिक हैं उनको सस्ते किराए पे मकान दिया जाएगा। दूसरा था मुद्रा योजना संबंधित। मुद्रा योजना संबंधित 2 योजनाएं हमने लॉन्च की थी। हमने देखा था मुद्रा योजना क्या है, तो हमने देखा था मुद्रा योजना है जो छोटे उद्यमी हैं उनको ऋण देने की एक योजना थी जो मुद्रा बैंक के द्वारा संचालित होती है। इसमें कुल 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। एक शिशु लोन है जो 50,000 तक रुपए दिया जाता है। दूसरा हमने देखा था कि जो किशोर है वो दिया जाता है 50,000 से जो है 5 लाख तक। तीसरा था तरुण, इसमें दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख तक। तो हमने कल देखा था कि जो मुद्रा योजना संबंधी प्रावधान है इसमें शिशु ऋण से लोन को शामिल किया गया है। अर्थात शिशु ऋण लेने वाला उद्यमी अगर अपने ऋण का भुगतान सही समय पे करता है तो अगले 12 महीने तक उसको ब्याज पर 2% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ दूसरी बात ये की गई थी, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है, जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं, उनको अपना उद्यम स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इस तरह के 2 योजनाएं मुद्रा प्रबंधन संबंधी थी। तीसरा, छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी 2 योजना चलाई गई थी। उसमें पहली योजना ये थी कि 30,000 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त आपातकालीन फंड बनाया जाएगा नाबार्ड के अधीन, और नाबार्ड अधिकृत होगा उस फंड को सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसानों को कर्ज देने के लिए। दूसरा जो प्रावधान था उसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए वो किया गया था कि 2.5 करोड़ परिवारों को केसीसी दिया जाएगा, और इनमें उन परिवारों को केसीसी दिया जाएगा जो खुल के सामने आएंगे, स्वयं सामने आएंगे इस केसीसी को लेने के लिए। लेकिन इसमें प्रावधान और किया गया था कि जो पशुपालक हैं और जो मत्स्य उत्पादक हैं उनको सभी को केसीसी प्रदान किया जाएगा। और हमने बताया था छोटे किसान या लघु किसान उनको कहते हैं जिनके पास जो जमीन है वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की होती है, और सीमांत किसान कहते हैं जिनके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम होती है। चौथी जो बात थी उसमें कहा गया था जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग के लिए आवास की योजना की बात की गई थी। तो मध्यम वर्ग के लिए जो आवास बनेगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
हमने कल बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है मध्यम वर्ग, गरीबों, श्रमिकों के लिए एक आवास प्रदान करने के लिए चलाई गई योजना है। ये दोनों क्षेत्रों में चलाई गई है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस प्रावधान के तहत शहरी क्षेत्र को शामिल किया गया। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी क्षेत्र का, उसके तहत आवास बनाए जाएंगे और उस आवासों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है, इसके तहत 6 लाख से 18 लाख तक सालाना आय वाले व्यक्तियों के MIG टाइप के मकान दिए जाएंगे और इनको 2017 में शुरू किया गया था, जिसकी तिथि 31 मार्च 2020 को पूरी हो गई। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड के चलते इस तिथि को 31 मार्च 2021 यानी कि 1 साल तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। फिर जो अंतिम 5वीं बात थी उसमें था कि कैंपा फंड बनाया जाएगा। कैंपा फंड जो क्षतिपूर्ति फंड होता है, ये आदिवासी क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में वनीकरण या पुनरुत्पादन इस तरह की योजनाओं में इसका फंड का प्रयोग किया जाता है। तो कैंपा फंड के तहत विकास की प्रक्रियाएं संचालित की जाएंगी। इस संचालन से शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार सृजन होगा वो रोजगार जनजातीय क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों के लिए रोजगार का एक साधन बनेगा। तो इस तरह हमने कल देखा था कि किस तरह 3,16 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो कैसे जारी किया गया था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया गया था। आज हम देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के चरण 3 में कुल कितने ग्रांट जारी किए गए और उस ग्रांट को किस मद में, किस क्षेत्र में कितना दिया गया। तो आइए देखते हैं आज आत्मनिर्भर भारत पार्ट 3। तो हम आज देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान पार्ट 3। इसमें हम आज देखेंगे कि वित्त मंत्रालय ने क्या घोषणाएं की। तो हमने देखा वित्त मंत्रालय ने जो अपनी तीसरी किस्त है उसको जारी किया है, उसमें कुल 1.63 का मतलब होता है 1.63 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। अब इस 1.63 करोड़ रुपए का जो फंड है, इसमें उन्होंने कृषि क्षेत्र, मत्स्य पालन क्षेत्र और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरों के लिए कृषि और अवसंरचना लॉजिस्टिक को मजबूत करने, क्षमता निर्माण करने, गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों को लेकर के कुल 11 उपायों को उन्होंने बताया है। कुल 11 उपाय हैं जिनके माध्यम से कृषि और मत्स्य पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सेक्टरों को उन्नति किया जाना है। इन 11 उपायों में से 8 उपाय आपके जो हैं, इन 11 उपायों में से जो आपके 8 उपाय हैं वो संबंधित हैं अवसंरचना विकास से, क्षमता निर्माण से, और जो 3 उपाय हैं वो इन सेक्टरों में प्रशासनिक जो क्षमताएं हैं, गवर्नेंस हैं, इनमें जो अनियमितताएं हैं, इनमें जो संकट है, इनमें जो दबाव है, उनको सुधारने को लेकर की गई हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो आज का बजट है वो मुख्यतः कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के उन्नति को लेकर के बात की गई है, किसानों की उन्नति को लेकर के बात की गई है, और इसमें कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आने वाले चुनौतियों को ध्यान में रखकर कुल 11 उपायों में इस क्षेत्र को बांटा गया है, जिसमें 8 उपाय हमने देखा उनकी बात की गई है अवसंरचना विकास को लेकर के, और 3 उपाय बात की गई है इस क्षेत्र में कानून व्यवस्थाओं, गवर्नेंस को सुदृढ़ करने को लेकर के। इसमें आज का जो विषय है, उस विषय में जो ग्रांट जारी हुआ है उसमें जो कुल फोकस एरिया हैं वो आप देखेंगे कृषि है, पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य क्षेत्र है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, औषधि क्षेत्र है, शहद उत्पादन और ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित क्षेत्र हैं। तो इन कुल क्षेत्रों को कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि खेती, शहद उत्पादन और ऑपरेशन ग्रीन, इन सारे क्षेत्रों में सुधार को लेकर के कुल 1.63 लाख करोड़ रुपए का ग्रांट जारी किया गया है। और ये जो ग्रांट जारी किया गया है, जो राहत पैकेज जारी किया गया है, इस राहत पैकेज का उद्देश्य हमने आपको पहले बता दिया, स्पष्ट है कि कृषि उपज के बेहतर रखरखाव, परिवहन और दूसरी जरूरी बुनियादी सुविधाओं के लिए क्षमता निर्माण को मजबूत करना ही आज के ग्रांट जारी करने का मुख्य लक्ष्य है। तो इस प्रकार आज का जो कुल विषय है, जो 1.63 लाख करोड़ रुपया जारी हुआ है, उसको अगर हम संक्षिप्त में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसानों और कृषि की स्थिति को बदतर से अच्छी बनाने के लिए, उनमें आधुनिकीकरण लाने के लिए, उनको बाजार उन्मुख बनाने के लिए, उनको मांग के अनुसार तैयार करने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में बुनियादी संरचनाओं का विकास किया जाना है, और कानूनी प्रावधानों या कंपनी अधिनियमों या जितने इस क्षेत्र के रेगुलेटिंग बॉडीज हैं उनमें सुधार को लेकर के बात की गई है। इन्हीं बातों को कंप्लीट करने के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपया का ग्रांट जारी किया गया है। तो हम एक एक करके इसमें देखेंगे। हमने इनको अलग अलग सेक्टर में बांटा है।
पहले पे हमने कृषि को रखा है, दूसरे पे हमने पशुपालन, तीसरा डेयरी, चौथा मत्स्यन, पांचवा खाद्य प्रसंस्करण, छठा हमारा औषधि खेती है, सातवां हमारा शहद उत्पादन है और आठवां हमारा है ग्रीन ऑपरेशन। तो इस तरह कुल 8 क्षेत्रों के अभ्यास हम बारी बारी से करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहला है कृषि क्षेत्र प्रावधान। इसके तहत मुख्यतः 3 प्रकार के सुधारों में का बात की गई और उन सुधारों को संबल प्रदान करने के लिए, ताकत प्रदान करने के लिए और उनको और आधुनिक बनाने के लिए, उनको और सफल बनाने के लिए एक कृषि अवसंरचना निर्माण फंड के गठन का भी प्रावधान किया गया। जो 3 प्रकार के संशोधन किए गए वो पहला किया गया एपीएमसी एक्ट में, अर्थात एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उत्पाद बाजार समिति के प्रावधानों में संशोधन किया गया। दूसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों में संशोधन किया गया और तीसरा कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता के आश्वासन संबंधी प्रस्तावों को भी प्रावधानित किया गया। तो जो आइए एक एक करके देखते हैं। एपीएमसी का मतलब है कृषि उत्पाद बाजार समिति है। एक समिति है जो राज्यों के द्वारा गठित की जाती है, जिसमें किसानों की भूमिका होती है और इसका काम होता है किसानों के उत्पादन को बाजार प्रदान करना। इसमें कुछ खामियां थी, उस खामियों को लेकर के 2004 में संशोधन किया गया और वहाँ मॉडल एपीएमसी एक्ट पर लाया गया। लेकिन हम इसको बाद में जब कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ें तो वहाँ पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझेंगे हम कि एपीएमसी में यह प्रावधान किया गया था, एक प्रकार का यह मंडी कानून था। हर राज्यों का अपना अपना मंडी कानून होता है, हर राज्य अपने लिए एक मंडी कानून बनाते हैं, उसी को एपीएमसी एक्ट बोला गया है। तो एपीएमसी एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जो किसान है जिस राज्य का, वह अपनी उपज को निश्चित मंडी के लाइसेंसधारी आड़तियों को बेचने के लिए ही बाध्य होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो बाजार है, जो किसान है, उसके लिए बाजार की जो पहुंच है वो सीमित हो जा रही है और एक निश्चित क्षेत्र में वो बाधा हुआ महसूस कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो मार्केट है, मार्केट के हिसाब से किसान का शोषण स्टार्ट हो जाता है और किसान उन मार्केटों में अपने वस्तुओं को बेचने के लिए मजबूर होता है। इसलिए आड़ती इसको लेकर के इसकी आड़ में उनके साथ भ्रष्टाचार या इसकी आड़ में उनके साथ बार्गेनिंग का खेल खेलते हैं, जिससे उनको नुकसान होता है और इससे किसानों का मनोबल भी डाउन होता है। तो इन परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में भारत के किसानों को उसका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने यह प्रावधान किया कि अब एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया जाएगा और एपीएमसी यानी कि राज्य मंडी कानून के जगह पे केंद्रीय कानून बनाया जाएगा और उस कानून के जरिए किसानों को यह सुविधा होगी कि वह अपने उपज को कभी भी और कहीं भी बेचने में सक्षम होंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि किसान को अब एक बड़ा मार्केट मिलेगा। किसान को बड़ा मार्केट मिलेगा, वह अपनी उपज को जितने समय चाहे होल्ड कर सकता है, जब तक चाहे रख सकता है और अपनी उपज को अच्छे मूल्य देने वाले मार्केट में देश से लेकर के विदेशों तक वो बेच सकता है। इससे क्या होगा आप देखेंगे, इससे होगा क्या, जो सबसे बड़ा फायदा इससे होगा वो ये होगा कि जब इस तरह के केंद्रीय कानून आएंगे तो राज्यों की जो मंडियों का सीमित क्षेत्र है उसका प्रभाव सीमित होगा, किसानों के लिए एक बड़ा क्षेत्र होगा और इस बड़े क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होगी और प्रतिस्पर्धा के चलते निजी क्षेत्रों को भी मंडियों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे जो खाद्यान्न मार्केट है, किसानों के लिए जो बाजार का मार्केट है, उसमें प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी और इसका फायदा किसानों को भी कहीं ना कहीं मूल्यों के बढ़ोतरी के रूप में मिलेगी। दूसरा फायदा यह है कि जब किसानों को यह बात पता होगी कि किस वस्तु का, किस खाद्य प्रोडक्शन का या किस खाद्य पदार्थ का मार्केट में वैल्यू है देश से लेकर के विदेश तक, तो किसान उन्हीं प्रोडक्ट को पैदा करेगा, उन्हीं की खेती करेगा। इससे खेती का वर्गीकरण भी होगा और किसानों को अधिक आय प्राप्त करने का एक साधन भी उनके पास मिलेगा। ये हम देखते हैं अपना दूसरा संशोधन क्या है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों में सुधार किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है? उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुओं की सहजता से उपलब्धता सुनिश्चित करने और धूर्त व्यापारियों के शोषण से उनकी रक्षा को लेकर के अधिनियम आया था। इसको जब हम आगे कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन में देखेंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, इनके अंदर जो अधिकांश शक्ति है वो राज्यों को दी गई है। राज्यों को अधिकृत किया गया है कि आप ऐसा इस कानून के तहत ऐसे प्रावधान करिए कि जिससे जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उपभोक्ताओं को आसानी से मिल सके और उनको लेकर के व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण ना कर सके। इन्हीं सब बातों को लेकर के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया था, जिसमें कुछ वस्तुओं को शामिल किया गया था और उनको प्रतिबंधात्मक यानी कि नकारात्मक सूची में डाला गया था। तो उन्हीं में कुछ संशोधन किया गया। संशोधन के अनुसार अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की प्रतिबंधित सूची से आप देखेंगे अनाज, कृषि खाद्य सामग्री, तिलहन,
खाद्य तेल, प्याज, आलू को बाहर कर दिया गया है। इन सभी कृषि जिन्सों पर प्रोसेस वैल्यू चेन वालों के लिए स्टॉक सीमा को भी हटा दिया गया है। मतलब अब कोई ऊपरी सीमा नहीं है कि कहाँ तक आप बेच पाएंगे, उसके आगे आपको कहाँ अनुमति लेनी पड़ेगी। अब ये सीमा हटा दी गई है। पहले ये सीमा नकारात्मक सूची के तहत जो है वो बांधी गई थी, अब इसको हटा दी गई है। तो कौन कौन से आप देखेंगे, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से की नकारात्मक सूची से या प्रतिबंधित सूची से जिनको बाहर किया गया है वो अनाज, कृषि खाद्य सामग्री, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को बाहर कर दिया गया। मतलब ये है कि अब इन कृषि जिन्सों पर प्रोसेसर वैल्यू या चैन वालों को एक स्टॉक सीमा को निर्धारित करने की जो बाध्यता थी वो खत्म कर दी गई है। लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि असाधारण परिस्थितियों में, अर्थात अकाल में या ऐसे कोई असाधारण परिस्थिति आ जाए जब खाद्यान्नों का संकट गहरा जाए या कीमतों में 100% तक उछाल आने पर स्टॉक सीमा को लागू किया जा सकता है। तो स्टॉक सीमा से जो छूट दी गई है वो आइडियल कंडीशन या साधारण केस में दी गई है। लेकिन अगर ऐसा कोई केस आता है जहां आपातकाल जैसी स्थिति हो जाती है खाद्यान्न को लेकर के, तो उस कंडीशन में जो स्टॉक सीमा है उसको लागू किया जा सकता है। अब ऐसा होने से जो प्रतिबंधित सूची हैं, जहां पहुंच नहीं थी, जहां निवेश का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, वो प्रतिबंधित सूची को अगर इन क्षेत्रों से हटाया गया है तो अब इन कृषि जिन्सों तक भी जो निवेश वो बढ़ेगा। इससे किसानों के उपज को बेहतर प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलने का भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो इस प्रकार जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है यह भी किसानों की आय को बढ़ाने, उनकी उपज को एक वैधता देने के लिए किए गए संशोधनों में शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं जो तीसरा कृषि क्षेत्र में संशोधन था वो किस क्षेत्र में किया गया। तो वो किया गया कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन। मतलब एक आश्वासन था जो किसानों को अपनी उपज को बोने से पहले उनको दिया जाता है कि कितने में आपको खरीदा जाएगा, किस तरह गुणवत्ता मेंटेन की जाएगी, इन सारे बातों को लेकर के बात की जाती है। इसमें जो प्रावधान किया जाएगा वो ये किया जाएगा, एक तरफ किसान और दूसरी तरफ किसानों को जो संसाधन हैं, जो खाद्य उत्पादक मंडियां हैं, जो बाजार हैं, जो व्यापारी हैं, जो निर्यातक हैं, उनका किसानों से संबंध जोड़ने की बात इसमें की जाएगी। और उन संबंधों को लेकर के किस प्रकार के कानूनी दांवपेच का चक्र होगा उसको इसमें बात की जाएगी। तो इसी जो कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन प्रावधान है, इसमें सरकार किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से संसाधक समूहों, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने को सक्षम बनाने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी संरचना को अंतिम रूप देगी। कैसे संरचना को अंतिम रूप देगी? एक तरफ किसान है, किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से संसाधक समूहों, मतलब जो उनको संसाधन प्रोवाइड करवाते हैं, बड़े खुदरा विक्रेताओं जहां अपने सामान को बेचते हैं या खरीदते हैं, निर्यातकों, इन तीनों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए एक ढांचा बनेगा और उस ढांचा को लेकर के एक कानूनी संरचना को गठित किया जाएगा। उस कानूनी संरचना को अंतिम रूप इस कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता आश्वासन के तहत दिया जाएगा। इससे होगा क्या? किसानों के लिए जोखिम में कमी आएगी। सुनिश्चित रिटर्न और गुणवत्ता मानकीकरण इस संरचना का एक अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार किसानों के जो कृषि के विकास को लेकर के, किसानों के जो सुविधाओं को लेकर के बात की गई, वो देखेंगे 3 प्रकार के एक्ट में परिवर्तन किया गया। पहला किया गया एपीएमसी एक्ट में, मतलब राज्य मंडी की जगह अब केंद्रीय मंडी का गठन किया जाएगा। दूसरा आपने देखा कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें उसकी प्रतिबंधित सूची से अनाज, आलू, प्याज, इन सारी चीज़ों को बाहर कर दिया गया। तीसरा आप देखेंगे जो कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन है, इसके तहत एक कानूनी संरचना का ढांचा गठित किया जाएगा जिसमें किसानों और खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों, संसाधक उपभोक्ताओं के बीच तालमेल या मेल मिलाप के द्वारा उनके समस्याओं को दूर किया जाएगा। इन सारे प्रक्रियाओं से किसानों के जो उपज है उस उपज को उनका वास्तविक मूल्य मिलेगा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कृषि की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और भारत के आत्मनिर्भर होने के लिए यह प्राथमिक जरूरत है कि कृषि का आत्मनिर्भर होना, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की आज भी 70% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। इसलिए कृषि का आत्मनिर्भर बनना भारत के आत्मनिर्भर बनने की प्राथमिक शर्त है। दूसरा जो कृषि क्षेत्र में बात की गई वो ये कहा गया कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक कृषि अवसंरचना विकास कोष का गठन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो 1 लाख करोड़ रुपया बनेगा उसके द्वारा कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से किसानों और कृषि को दोनों को आधुनिक बनाने की बात की जाएगी। इसमें जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का उसका मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाएगा। उसके द्वारा जो घरेलू किसान हैं उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित किया जाएगा, उन्हें एक आधुनिक किसान बनाया जाएगा। साथ ही खेतों के पास ही
पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे या पोस्ट हार्वेस्टर प्रबंधन के लिए जरूरी ढांचा बनाया जाएगा। और इन सारी प्रक्रियाओं में जो स्टार्टअप हैं उनकी भूमिकाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। आप देखिए, जो किसान होता है वो उसकी जो उपज होती है, उपज को जो कोल्ड स्टोरेज हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो दूरी होती है वो इतना ज़्यादा होती है, वहाँ तक पहुँचने के जो रास्ते हैं उचित रास्तों की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ तक पहुँचने का जो साधन है उन साधनों की व्यवस्था न होने से अधिकतर किसानों की जो उत्पाद हैं वो औने पौने दामों पे स्थानीय बाजारों के द्वारा, स्थानीय आड़तियों के द्वारा खरीदे जाते हैं। इससे किसानों का एक तरफ तो आर्थिक नुकसान होता है, दूसरे उनका मनोबल भी गिरता है। दूसरी बात यह है कि जो किसान इन चीज़ों से वंचित रहते हैं या कोल्ड स्टोर तक अपने सामान को नहीं पहुंचा पाते हैं, उसमें से अधिकतर अनाज, हमारे अधिकतर जो उत्पाद हैं वो खराब होते हैं, सड़ते हैं। इससे भी किसानों को नुकसान होता है और उनका मनोबल गिरता है। तो इस तरह क्या होता है कि उनके गिरते मनोबल के कारण कृषि की जो उत्पादकता है वो गिरना इसलिए स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनका मनोबल गिरने से वो कृषि में अपना पूरा 100% नहीं दे पाते हैं। बस वो उतने ही चीज़ों की कृषि करने की कोशिश करते हैं जितने से उनकी जीविका चलने लगे। दूसरा ये है कि संसाधन ना होने से, दूरी अधिक होने से, रास्तों के खराब होने से खेत से और कोल्ड स्टोर तक जो पहुंचाने का जो खर्च है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, वो इतनी जटिल प्रक्रिया है कि उन प्रक्रियाओं के चलते भी किसान अपने उत्पादों को कम से कम रेट पे या औने पौने रेट पे जो स्थानीय आड़ती हैं उनको बेचने के लिए मजबूर होते हैं। इससे उनके उपज का उचित मूल्य ना मिलने से निवेश के लिए उनके पास धन नहीं बचता और इस प्रकार का जो चक्र चलता है, ये चक्र किसान को इतना गरीब बनाता है, किसान की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय होती है कि कृषि पिछड़ती जाती है। इन सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है और किया जाने का प्रयास भी इस प्रावधान के माध्यम से किया गया है। जब खेतों के पास ही कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी, खेतों के पास ही पोस्ट हार्वेस्टर प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी, तो इससे क्षेत्र स्थानीय विशेष में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, स्थानीय विशेष में रोजगार पैदा होंगे और स्थानीय स्तर पर मंडियों के गठन से किसानों को अपनी उपज को संरक्षित करने, अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने और उत्पादों को खराब होने से बचाया जा सकेगा और यह कृषि को और किसान को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक संबल प्रदान करेगा। हमने देखा कृषि क्षेत्र में कुल 3 प्रकार के संशोधन किए गए और एक फंड का गठन किया गया। अब हम आते हैं दूसरा सेक्टर जिसको लेकर के बात की गई, वह है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित प्रावधान। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है? कच्चे या अखाद्य पदार्थों को खाद्य पदार्थों में बदलना या खाद्य पदार्थों को अन्य रूपों में बदलने के लिए प्रयुक्त जितनी भी विधियां हैं, जितनी भी तकनीकी हैं, उनके पूरे सेट को ही खाद्य प्रसंस्करण कहा जाता है। खाद्य का प्रसंस्करण करना मतलब अखाद्य पदार्थों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में शामिल सभी विधियों और तकनीकियों के सेट को ही क्या बोलते हैं? खाद्य प्रसंस्करण। तो खाद्य प्रसंस्करण भी एक बड़ा अहम घटक है कृषि के और किसानों के विकास को लेकर के। तो इस क्षेत्र के विकास को लेकर के 10,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है और इस 10,000 करोड़ रुपए का जो उद्देश्य है वह है लोकल से वोकल, वोकल से ग्लोबल। इसका अर्थ है कि लोकल को खरीदिए, लोकल का प्रचार करिए और प्रचार के माध्यम से उस लोकल की जो पहुंच है वो वर्ल्ड मार्केट में पहुंचा दीजिए ताकि जो लोकल का प्रोडक्ट है उसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में होने लगे। इस प्रकार लोकल से वोकल की तरफ, वोकल से ग्लोबल की तरफ, अर्थात लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जाएगा और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस आधार पे क्लस्टर आधारित विकास किया जाएगा। क्लस्टर आधारित विकास का मतलब होता है चंक बाय चंक विकास, मतलब जो क्षेत्र जिस प्रोडक्शन करने के लिए सक्षम है उस क्षेत्र में उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उस प्रोडक्शन को लेकर के जितनी भी गतिविधियां हैं उसी क्षेत्र में संचालित किया जाए। तो क्लस्टर के आधारित विकास किया जाएगा और क्लस्टर आधारित विकास का अर्थ है कि जिन राज्यों में जिन फसलों की अच्छी व गुणवत्ता युक्त पैदावार होती है उन्हें वहीं पर बढ़ावा देने पर बल दिया जाए। इसमें जो है असंगठित क्षेत्र के उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी संगठनों की मदद भी की जाएगी और उनकी मदद भी ली जाएगी। तो इस प्रकार स्थानीय आधार पर जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का गठन किया जाएगा उनसे स्थानिकता में विकास होगा, रोजगार का सृजन होगा, किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य होगा,
और इसके तहत लोकल से वोकल, वोकल से ग्लोबल की प्रक्रिया को फॉलो करने से मेक इन इंडिया को प्रमोशन मिलेगा। और जो हमारी स्थानीय मंडी है, जो स्थानीय बाजार है, जो स्थानीय किसान है, उसकी पहुंच ग्लोबल मार्केट तक होगी। और इस प्रकार जो किसान है उसके लिए एक बृहद क्षेत्र का सृजन होगा और उसके जो आय है उसमें बढ़ोतरी होगी। आय में बढ़ोतरी होगी तो निवेश में बढ़ोतरी होगी, निवेश को बढ़ोतरी होगी तो फिर उस निवेश को कृषि क्षेत्र में लगाएगा और कृषि क्षेत्र में लगाएगा तो फिर उसकी आय जनरेट होगी, फिर निवेश होगी। इस प्रकार का जो आर्थिक चक्र हो चलना स्टार्ट हो जाएगा और आर्थिक चक्र के चलने से कृषि जहां आत्मनिर्भर होगी, कृषि की आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के लिए एक चक्र का गठन करेगी। आइए अब देखते हैं हम अपने तीसरे पोर्शन पे। तीसरा पोर्शन हमारा है मत्स्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान। मत्स्य क्षेत्र का मतलब मछली उत्पादक क्षेत्र, मतलब मछुआरों से संबंधित क्षेत्र। और आप जानते हैं कि जो भारत का तटीय क्षेत्र है, अंतर्देशीय क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, जो पूर्वोत्तर भारत है, इन सारे क्षेत्रों में जो मछली उत्पादन है वो अच्छे मात्रा में होता है। मछली उत्पादकों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उनका आधुनिकीकरण नहीं है, उनके पास अच्छे मछली पकड़ने के औजार नहीं है, उनके पास अनुभव नहीं है, उनके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है, उनको मछली पकड़ने के लेकर के जो जागरूकता है उनके पास नहीं। इन सारी समस्याओं को से लेकर के और कहीं ना कहीं मछुआरों के जो आर्थिक स्थिति है उसके पीछे एक रीज़न यह भी रहा है कि उनका जो है समाज से दूरी। इस प्रकार के क्षेत्रों के विकास को लेकर के भी मत्स्य क्षेत्र में प्रावधान किया गया है। कल भी हमने देखा था कि जो कृषि क्षेत्र में से छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो प्रावधान किए गए थे उसमें जो दूसरा प्रावधान था कि 2.5 करोड़ लोगों को केसीसी दिया जाएगा, उसमें कहा गया था कि मत्स्य क्षेत्र और पशुपालन क्षेत्र के सभी लोगों को केसीसी दिया जाएगा, तो केसीसी का फायदा भी इनको मिलेगा। आज के जो दिन है, आज का जो विषय है उसमें मत्स्य क्षेत्र को एक स्पेशल केस के रूप में लिया गया है और इसमें कहा गया है कि मत्स्य क्षेत्र के विकास हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आप जानते होंगे संपदा योजना आपने पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, हम इसके आगे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इस 20,000 करोड़ रुपए में 9,000 करोड़ रुपए मत्स्य क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे और 11,000 करोड़ रुपए समुद्री और एक्वाकल्चर की गतिविधियों को संचालित करने के लिए किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन मछली उत्पादन होगा, जो कि हमने लक्ष्य रखा हुआ है कि 5 साल में हमें 70 लाख टन मछली का उत्पादन करना है, वो भी प्राप्त होगा। साथ ही मछली निर्यात दुगना होकर के 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख करोड़ का हो जाएगा और इससे लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार सृजन होगा। तो इस जो पैसा जनरेट किया गया 20,000 करोड़ रुपया, इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ साथ नए मछली पकड़ने के जहाज और प्रयोगशालाओं आदि को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि इसके तहत मछुआरों के बैन पीरियड यह होता है कि जब मछली पकड़ने की गतिविधियों को संचालित करने पर प्रतिबंध लगा होता है, तो मछुआरों को बैन पीरियड में सपोर्ट देना और व्यक्तिगत और नौका का बीमे करने का भी प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार मत्स्य क्षेत्र के विकास को लेकर के जो ग्रांट जारी हुआ है वह प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत जारी हुआ है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जारी हुआ है और इसमें कुल 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 20,000 करोड़ रुपए को 2 पोर्शन में बांटा गया है। 9,000 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो इस क्षेत्र यानी कि मत्स्य क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं यानी कि क्रेज के विकास के लिए, पोर्ट के विकास के लिए, मछली पकड़ने के जाल के लिए, मछली पकड़ने के प्रयोगशाला, अन्य आधुनिक तकनीकों को खरीदने के लिए, प्रयोगशालाओं के विकास के लिए, इस प्रकार के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास को लेकर के 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बाकी बचा जो 1,000 करोड़ रुपया है, 1,100 करोड़ रुपया है, वह 1,100 करोड़ रुपया समुद्री और एक्वाकल्चर की गतिविधियों में खर्च किया जाएगा। इस प्रकार के खर्च से जो मत्स्य क्षेत्र है उसका विकास किया जाना है और इस विकास से हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख में 70 लाख टन मछली उत्पादन का, वह भी पूरा होगा और इस 70 लाख टन मछली उत्पादन से निर्यात बढ़ के हमारा दोगुना होगा और लगभग 1 करोड़ का निर्यात हम करेंगे और इससे 55 लाख लोगों को रोजगार का भी सृजन होगा। इसके तहत जिन क्षेत्रों को फोकस में रखा गया है वह है अंतर्देशीय क्षेत्रों, हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तरी राज्यों और आकांक्षी जिलों को इनमें ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इस प्रकार हमने तीसरा सेक्टर भी देख लिया। अब हम आते हैं चौथे सेक्टर की तरफ। चौथा सेक्टर हमारा है
खेती संबंधी प्रावधान। हम जानते हैं कि आयुष मंत्रालय बना हुआ है और आयुष मंत्रालय के तहत हम आजकल जो प्रधानमंत्री आयुष योजना वो भी चल रहा है और आयुर्वेद की तरफ हम मूव कर रहे हैं। और आयुर्वेद की तरफ मूव करने के लिए भारत के पास एक बड़ा स्कोप है कि अगर हम आयुर्वेद जैसे संस्थाओं को, आयुर्वेद जैसे औषधियों को अगर हम ग्लोबलाइज करने में सक्षम हो गए, उनका प्रोडक्शन इतना स्तर तक ले गए कि हम डिमांड और सप्लाई को पूरा कर सके, तो भारत विश्व में औषधि के क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में उभरेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके औषधि खेती संबंधी भी प्रावधान किए गए हैं और उसमें कहा गया है कि गंगा के किनारे किनारे 25 लाख एकड़ रकबे में इनकी खेती की जाएगी और इनकी खेती को लेकर के 4,000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है और इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी और इस फंड से औषधि पौधों की क्षेत्रीय मंडियां भी विकसित की जाएंगी। तो औषधि खेतों के विकास को प्रमोट करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस 4,000 करोड़ रुपए के द्वारा गंगा के किनारे 25 लाख एकड़ रकबे में इसकी खेती की जानी है और यह अनुमान लगाया गया है कि इसके द्वारा किसानों को 5,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा और इसके द्वारा जो फायदा होगा उससे एक फंड का गठन किया जाएगा और उस फंड के द्वारा औषधि क्षेत्रों के लिए बाजार को सुनिश्चित करने के लिए, औषधि क्षेत्रों के लिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए और औषधि क्षेत्रों को ग्लोबलाइज करने के लिए एक मंडी का गठन किया जाएगा और उस मंडी के माध्यम से औषधि क्षेत्र को भी लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल की तरफ बढ़ा करके आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अपना जो 5वां क्षेत्र है उसमें क्या प्रावधान किए गए। 5वें क्षेत्र के रूप में मधुमक्खी पालन संबंधी प्रावधान किए गए हैं और मधुमक्खी पालन को लेकर के कुल 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। तो मधुमक्खी पालन को लेकर के जो 500 करोड़ रुपया दिया गया है, इसमें सरकार ने कुल 4 क्षेत्रों में फोकस करने की बात की है। वो 4 क्षेत्र फैक्ट के रूप में जो मैं आपको बताता हूँ। पहला, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्रों, पोस्ट हार्वेस्ट और मूल्यवर्धन सुविधाओं आदि से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना है। तो जो 500 करोड़ रुपया दिया गया है मधुमक्खी पालन को लेकर के, उसमें जो पहला काम है वो ये है कि उनके एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों के संग्रहण, विपणन और भंडारण केंद्रों, पोस्ट हार्वेस्टर प्रबंधन को लेकर के और मूल्यवर्धन को सुनिश्चित करने वाले आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है। दूसरा है मानकों का कार्यान्वयन और ट्रेसबिलिटी सिस्टम का विकास किया जाना है। तीसरा है महिलाओं पर बल देने सहित क्षमता निर्माण किया जाना है। चौथा है क्वालिटी न्यूक्लियस स्टॉक और मधुमक्खी पालकों का विकास किया जाना है। तो 500 करोड़ रुपया कुछ 4 पार्टों में डिवाइड किया जाएगा। पहला है आधारभूत संरचना का विकास किया जाना है, जिसमें एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन, भंडारण केंद्रों, पोस्ट हार्वेस्टर और मूल्यवर्धन सुविधाओं को प्राथमिकता में रखा गया। इनको लेकर के आधारभूत ढांचे का विकास किया जाना है। दूसरा, मानकों का कार्यान्वयन किया जाना है और उनके ट्रेसबिलिटी को लेकर के सिस्टम का भी विकास किया जाना है कि मानकों का कैसे क्रियान्वयन हो और क्रियान्वयन उचित हो रहा है कि नहीं, इनको ट्रेस करने वाले एक सिस्टम का भी विकास किया जाना है। तीसरा, इसमें इस क्षेत्र में चूंकि महिलाओं की भूमिका अधिक होती है, मधु को उतारने के बाद जो प्रक्रिया है उसमें महिलाओं की भूमिका अधिक होती है, तो महिलाओं पर बल देने सहित क्षमता निर्माण को लेकर के भी बात की गई है। चौथी बात है क्वालिटी न्यूक्लियस स्टॉक और मधुमक्खियों के पालन का विकास किया जाना है। इसके तहत जो अनुमान है उस अनुमान के तहत 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध की प्राप्ति होगी। उच्च गुणवत्ता वाले जो शहद है उसकी प्राप्ति भी इससे सुनिश्चित होगी। इस प्रकार मधुमक्खी पालन के द्वारा मधुमक्खी पालकों के विकास को सुनिश्चित किया गया है और इसके आधार पे शुद्ध शहद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और शुद्ध शहद की उपलब्धता कर प्रोडक्शन के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास को बात की गई है और उनके विकास का उचित क्रियान्वयन और उचित क्रियान्वयन के सिस्टम को ट्रेस करने वाले एक ट्रेसबिलिटी सिस्टम के गठन की भी बात इस प्रावधान में की गई है। हम आते हैं अपने अगले प्रावधान जो पशुपालन संबंधित है। अर्थव्यवस्था को अगर आप देखेंगे, अर्थव्यवस्था का अगर आप चक्र देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के चक्र में सबसे पहले कृषि आता है, कृषि के बाद पशुपालन आता है, पशुपालन के बाद आपका शिल्प और वाणिज्य व्यापार आता है, चौथे स्तर पे आपका आता है अंतर्राज्यीय, अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है पशुपालन संबंधित।
पशुपालन को लेकर के दो बातें कही गई हैं। पशुपालन आप देखेंगे हमारे यहाँ नवपाषाण काल से ही देखा जाने लगा है। तो पशुपालन को लेकर के दो बातें की गई हैं। पहला यह है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। यह जो कार्यक्रम है यह पशुओं को टीकाकरण को लेकर है। आप देखेंगे कि भारतीय पशुपालन का जब इतिहास पढ़ेंगे तो भारतीय पशुपालन के इतिहास में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको लेकर के एक बड़ा दौर चला है, जैसे मुंहपका, खुरपका, या एक बीमारी और है जिसको बोलते हैं ब्रूसेलोसिस। इन प्रकार की बीमारियों से पशुओं को बहुत बड़ी क्षति होती है और इससे पशुओं को जो कार्य क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है, वो डैमेज होती है और वो धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये भारत में एक संकट के रूप में रहा है। हालांकि टीकाकरण के माध्यम से हम इन पे सॉल्व करने में बहुत अधिक स्तर तक सक्षम हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको लेकर के जो प्रावधान किया गया वो किया गया है कि राष्ट्रीय पशु नियंत्रण कार्यक्रम का गठन किया जाएगा, जिसमें पशुओं की टीकाकरण से संबंधित कुल 13,343 करोड़ रुपए इसमें जारी किए जाएंगे। इसके तहत जो लक्ष्य रखा गया वो लक्ष्य यह है कुल 53 करोड़ पशुओं को मुंहपका, खुरपका और ब्रूसेलोसिस जैसे रोगों से निजात दिलाने की बात की गई है। दूसरा जो इसमें क्षेत्र है वो ये है पशुपालन को लेकर के कि पशुपालन के आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जाना है। पशुपालन के आधारभूत ढांचे के निर्माण को लेकर के 1500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस 1500 करोड़ रुपए के लिए एक पशुपालन और संरचना विकास कोष बनाया जाएगा, जिसमें दूध उत्पादन को बढ़ाने और इससे संबंधित प्रसंस्करण योजनाओं को प्राथमिकता में रखा गया है। तो हमने देखा पशुपालन क्षेत्र के विकास को लेकर के दो योजनाएं बनाई गई हैं। पहली है कि पशुपालकों को बीमारियों से बचाने हेतु उनका टीकाकरण अभियान संचालित करने के लिए राष्ट्रीय पशु टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए कुल 13,343 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसमें मुंहपका, खुरपका तथा ब्रूसेलोसिस जैसे बीमारियों को लेकर के बात की गई है। दूसरा हमने देखा कि पशुपालन के आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर के भी 1500 करोड़ रुपए जारी किया गया है और इस 1500 करोड़ रुपए से एक फंड बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है पशुपालन और संरचना विकास कोष। और इसमें प्राथमिकता में रखा गया है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना तथा दुग्ध उत्पादन से संबंधित प्रसंस्करण उद्योगों का विकास करना। तो इस प्रकार हमने पशुपालन के क्षेत्र को भी देखा। अब हम आगे देखते हैं टॉप से टोटल। टॉप का मतलब है टमाटर, आलू और प्याज। टोटल का मतलब है सभी प्रकार की फसलों तक। तो आलू, प्याज, टमाटर से सभी प्रकार के फसलों तक पहुंचने की योजना भी इसमें शामिल की गई है। टमाटर, आलू, प्याज को लेकर के ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। ऑपरेशन ग्रीन के तहत इन जो फसलें हैं इनके फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने, इनके मूल्य को सुनिश्चित करने और इनके लिए एक बड़े बाजार का निर्माण करने, इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने, लोगों तक इनकी पहुंच सुनिश्चित करने, इन सब बातों को लेकर के ऑपरेशन ग्रीन की बात की गई थी। तो ऑपरेशन ग्रीन में और चीज़ों को शामिल करना या ऑपरेशन ग्रीन की जो क्षेत्र है उसको विस्तार करना और उसको विस्तारित करने, फलों और सब्जियों तक इसके पहुंच को सुनिश्चित करने को लेकर के टॉप से टोटल तक का एक कॉन्सेप्ट गठन किया गया है और इसको लेकर के कुल 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो ऑपरेशन ग्रीन है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, जिसके तहत टमाटर, प्याज और आलू को प्राथमिकता में रखा गया था। तो एक बात हमें समझनी होगी कि हम जब पढ़ते समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखें। हमने क्या कहा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन ग्रीन किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया है? तो ऑपरेशन ग्रीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था, जिसमें टमाटर, प्याज और आलू, टॉप, टोमेटो, अनियन और पोटैटो, टॉप को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन अब इस टॉप को बढ़ा करके सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ाया गया है। तो अब जो टॉप का क्षेत्र है उस टॉप के क्षेत्र से आगे बढ़ करके ऑपरेशन ग्रीन कहाँ तक पहुँच गया है? टोटल तक पहुँच गया है। तो ऑपरेशन ग्रीन के विकास को टॉप से टोटल तक पहुँचाया गया है। और यह योजना कोल्ड स्टोरेज सहित सरप्लस, यह योजना जो है वो कोल्ड स्टोरेज सहित सरप्लस से घाटे वाले बाजारों में परिवहन पर 50% सब्सिडी, भंडारण पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगी और इसे अगले 6 महीने के लिए प्रायोगिक रूप से लॉन्च किया जाएगा और आगे विस्तारित भी किया जाएगा। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि जो टॉप से टोटल तक का कॉन्सेप्ट है उसमें ऑपरेशन ग्रीन के क्षेत्र को विस्तारित किया गया है और ऑपरेशन ग्रीन के क्षेत्र को विस्तारित करते हुए टमाटर, प्याज, आलू के साथ साथ
सभी फलों और सब्जियों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। और इनको लेकर के कोल्ड स्टोरेज सहित सरप्लस से घाटे में रहने वाले सभी बाजारों के परिवहन पर 50% सब्सिडी और उनके भंडारण पर भी 50% सब्सिडी प्रदान की गई है। और यह अगले 6 महीने तक जारी रहेगा और इसको आगे फिर कंडीशन के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो टॉप से टोटल तक का कॉन्सेप्ट है उसके विस्तार से किसानों को बेहतर कीमत की प्राप्ति होगी, अनाजों की खाद्यान्नों की बर्बादी कम होगी और उपभोक्ताओं को किफायती उत्पाद भी मिलेंगे। तो हमने आज आत्मनिर्भर भारत पार्ट 3 देखा और उसमें हमने आज देखा कि वित्त मंत्रालय के द्वारा कुल 1.63 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए और आज जो भी ग्रांट जारी किया गया वो पूरी तरीके से कृषि और किसानों को लेकर के था। इसमें कृषि, मत्स्य क्षेत्र और खाद्य प्रसंस्करण को प्राथमिकता में रखा गया था। इन क्षेत्रों को विकसित करने के लेकर के कुल 11 प्रकार की योजनाएं बनाई गई, जिसमें से 8 प्रकार की योजनाएं इस क्षेत्र के अवसंरचनात्मक घटकों के विकास को लेकर के थीं। 3 प्रकार के जो उपाय थे वो इस क्षेत्र में आने वाली कानूनी कठिनाइयों को दूर करने को लेकर के थी। तो हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो फोकस एरिया है, प्राथमिकता में तो इन तीनों है, लेकिन हम इनको पढ़ने के लिए वर्गीकृत किए तो हमने देखा कि कुल 8 प्रकार के क्षेत्रों की इसमें बात की गई। पहले कृषि की बात की गई, फिर पशुपालन की, फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, फिर आपको मत्स्य क्षेत्र की, फिर आपके डेयरी उत्पादन की, फिर आप देखेंगे आपका औषधि क्षेत्रों के औषधियों के निर्माण की, उसके बाद आप देखेंगे इधर आपका ऑपरेशन ग्रीन। इस प्रकार कुल 8 प्रकार के सेक्टरों की बात की गई और इनको देखा, हमने एक एक करके डिस्कस किया। पहले हमने कृषि में देखा, कृषि के क्षेत्र में 3 प्रकार के प्रावधानों की बात की गई, जिसमें संशोधन की बात की गई और एक प्रावधान की बात की गई जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड गठन किया गया। तो जो कृषि क्षेत्र में जो 3 संशोधन किए गए वो एपीएमसी एक्ट में किए गए। एपीएमसी एक्ट में संशोधन के तहत क्या किया गया कि अब राज्य मंडियों की जगह एक केंद्रीय कानून बनेगा, केंद्रीय मंडी बनेगी और उस केंद्रीय मंडी के हिसाब से किसानों के लिए बृहद क्षेत्र बनेगा मार्केट को लेकर के। दूसरा हमने देखा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किए गए। इसके तहत जो अनाज हैं, दालें हैं, खाद्य सामग्रियां हैं, तेल हैं, इन सबको प्रतिबंधित सूची से बाहर निकाला गया। मतलब इनके लिए अब निवेश का क्षेत्र बढ़ेगा और इनका विकास होगा, इससे भी किसानों को एक आय का सृजन होगा। तीसरा हमने देखा कि जो मूल्यों को निर्धारित करने और गुणवत्ता को लेकर के एक आश्वासन गठित किया गया और इसके तहत क्या किया गया, किसानों को, संसाधकों, खुदरा व्यापारियों और जो निर्यातकों हैं उनके बीच सामंजस्य कैसे स्थापित होगा, इसके लेकर के एक ढांचा बना। उस ढांचे को लेकर के कानूनी संरचना का गठन किया गया। फिर हमने देखा कि ये तो प्रावधान किए गए थे जिसमें सुधार किया गया। फिर हमने देखा कि इन सारे चीजों को आधारभूत संरचनाओं से संबल प्रदान करने के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास को लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए का एक कोष गठन किया गया, जिसके द्वारा आधारभूत संरचनाओं का विकास कृषि में किया जाना है। फिर हमने दूसरा क्षेत्र देखा वो पशुपालन का था। पशुपालन में हमने देखा कि 2 प्रकार के सुधार किए गए। पहली बात यह है कि राष्ट्रीय टीकाकरण पशु कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया कि 53 करोड़ जो पशु हैं उनको खुरपका, मुंहपका या ब्रुसेलोसिस जैसे बीमारियों से टीकाकरण से बचाना है। तो ये था पहला, जिसको लेकर के 13,343 करोड़ रुपए जारी किए गए। दूसरा यह था कि पशुपालन क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। पशुपालन क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास को लेकर के भी 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए गए, जारी किए गए और उसको पशुपालन और संरचना विकास कोष का गठन किया गया है, जिसके तहत जो प्राथमिकता में है वो यह है कि दुग्ध उत्पादन और इससे संबंधित प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को लेकर के एक आधारभूत संरचनाओं का गठन किया जाएगा, उसमें इस पैसे को खर्च किया जाना है। तीसरा हमने देखा मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य क्षेत्र को लेकर के भी 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें भी जो 20,000 करोड़ रुपया है उसको 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला यह है कि 9,000 करोड़ रुपया आपका वो आधारभूत संरचनाओं के विकास को दिया गया है। 1100 करोड़ रुपया आपके समुद्री और एक्वाकल्चर क्षेत्रों के विकास को लेकर के दिया गया है और ये इस आधार पर जो विकास किया गया है उससे जो प्रोडक्शन होगा मछली का वो 5 साल में लगभग जो है वो 70 से 75 लाख होगा, जो हमने अपना रखा हुआ है कि 5 लाख में हम 70 लाख से 75 लाख टन मछली का उत्पादन करेंगे। इससे 1 लाख करोड़ रुपए तक का अपना निर्यात होगा और इससे लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार का सृजन होगा। तीसरा हमारा मधुमक्खी पालन का क्षेत्र है। इसको लेकर के हमने जो है 500 करोड़ रुपया जारी किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं दी गई। पहला कि आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना है। दूसरा
इनके लिए जो नियम कानून बनेंगे, इनके लिए जो सिस्टम बनेगा, वो सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है तो सिस्टम को सही से चेक करने के लिए एक ट्रेसेबिलिटी का भी गठन किया जाएगा, महिलाओं के यहाँ क्षमता निर्माण किया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के यहाँ बात की गई है और ये माना गया है कि लगभग 2 लाख मधुमक्खी पालकों को इसका फायदा होगा, उनकी आय का सृजन होगा और उपभोक्ताओं को इससे अच्छा सहायता मिलेगा। तीसरा यह है कि औषधि खेती को लेकर के बात की गई है और इसके लिए 4000 करोड़ रुपया जनरेट किया गया है और गंगा के किनारे 25 लाख हेक्टेयर भूमि में औषधि की खेती की जानी है, इसको लेकर के भी बात की गई है। अगला जो है ऑपरेशन ग्रीन को लेकर के बात की गई है। ऑपरेशन ग्रीन के को लेकर के जो बात की गई है उसमें उसके विस्तार की बात की गई है। उसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है टॉप से टोटल तक। टॉप का मतलब है टोमेटो, अनियन और पोटैटो, टमाटर, प्याज और आलू, इनको लेकर के ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इनके विकास को लेकर के। अब इस ऑपरेशन ग्रीन को टॉप से फैला करके सभी फलों और सब्जियों तक विस्तारित कर दिया गया है। मतलब अब सभी और फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के तहत जारी किए गए जितने भी छूट हैं, जितने भी फायदे हैं, जितने भी राहत वहां मिलेंगे। कोल्ड स्टोरेज के लिए जो परिवहन का है लागत है उसमें 50% सब्सिडी, भंडार के लागत की 50% सब्सिडी भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पूरा क्षेत्र है उसको लेकर के हमने बात कर लिया और इस पूरे क्षेत्र में कृषि और किसानों की आत्मनिर्भरता को लेकर के बात की गई थी। तो इस प्रकार हमने आज का जो अपना लेक्चर है तीसरा वो कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार के और अतिरिक्त जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसका माध्यम मैं भी आपको डिस्प्ले करूंगा। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम आईडी जो है भूमि IAS, भूमि में B कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल में होगा, BHOOMI, IAS में पूरा कैपिटल होगा, IAS। तो भूमि IAS हमारा टेलीग्राम आईडी है जिस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 7827188599 पे। तीसरा, आप हमारे पुराने लेक्चर्स को या आत्मनिर्भर भारत के पार्ट 1 और 2 को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे। तो हमने अपनी बात कंप्लीट किया। आप हमसे इस तरह संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे अगली क्लास के साथ, अगली सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।